मैं इतना कहना चाहती हूँ, अगर ये त्रुटि हो तो मोहरों की तरफ ध्यान न देकर इस मोहरे पर ध्यान दें, क्योंकि कई बार भाषा में भी परिवर्तन हो जाता है। तो पढ़ती हूँ। अम्मा, आप कहाँ हो? मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। अम्मा को अपने कमरे में ना पाकर छोटी बहू चाय के कप को मेज पर रखकर आवाज लगाती हुई अम्मा के कमरे से आंगन में आ गई। आंगन में खड़ी होकर उसने जोर से चिल्लाया, अरे अम्मा, अपने कमरे में नहीं है। अरे वहीं होंगी, जरा गुसल खाने में तो देख ले। बड़ी बहू ने अपने कमरे में लेटे लेटे उत्तर दिया, नहीं जीजी, वह तो वहां भी नहीं है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। अच्छा रुको, शोर मत मचाओ, पहले कच्ची वाली कोठरी में देख लो। तब तक बेटे की आवाज आई, नहीं, वह यहाँ भी नहीं है। बड़ी बहू भी कोठरी में झांककर दौड़ती हुई आंगन में आ गई। अब तो घर में हंगामा मच गया। छोटी बहू के चिल्लाने के बाद तो घर में हर तरफ अफरा तफरी सी मच गई। सब लोग एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। आखिर अम्मा सुबह सुबह कहाँ चली गई हूँ? अरे वह तो आजकल ज्यादा चल फिर भी नहीं सकती, बड़ी बहू ने घबराते हुए कहा। अच्छा तुम लोग चुप हो जाओ, बड़े बेटे ने दोनों बहुओं से प्रश्न किया। दोनों पहले यह बताओ कि तुम में से किसी ने अम्मा से आजकल में कुछ कह तो नहीं दिया था? अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? इतने सालों से हम एक घर में एक साथ रह रहे हैं, क्या कभी भी हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ है? बड़ी बहू बिदक कर बोली। छोटी बहू ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जेठ जी, जीजी ठीक कह रही हैं। अम्मा अब हमारी केवल सास नहीं, माँ भी हैं। हमने उन्हें कभी भी अपनी माँ से कम नहीं समझा। आप लोग हमसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? छोटे बेटे से रहा ना गया। वह परेशान होकर बोला, भैया, यह हम यहाँ पर खड़े होकर बात ही बनाते रहेंगे क्या? अब हाँ, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। कहीं अम्मा को कुछ हो गया तो? वह कहीं गिर गई तो? हमें तुरंत ही अम्मा को ढूंढना चाहिए। अम्मा गांव में आसपास के किसी के घर में जाकर बैठ तो नहीं गई? तू पता लगाने की कोशिश कर, कहीं किसी ने अम्मा को आसपास में आते जाते देखा होगा। छोटे बेटे ने बिना जूते चप्पल पहने ही गली में दौड़ लगा दी। उसे गली के नुक्कड़ पर अम्मा एक हाथ में लाठी टेक कर चंद्रो के बेटे के साथ आती हुई नजर आई। वह अम्मा के पास भागा चला गया। अरे अम्मा, तुम यहाँ पर कहाँ से आ रही हो? अम्मा तुम कहाँ गई थी? हम लोग तुम्हें कब से खोज रहे हैं। वहीं से चिल्लाया, अम्मा आ गई। उसने अम्मा का हाथ लेकर अपने कंधे पर रख लिया और तेजी से घर की ओर बढ़ गया। घर की देहरी पर खड़ी छोटी बहू ताना देते हुए बोली, अरे अम्मा, किधर चली गई थी? हम सब तो कितना घबरा गए थे। अब सारे सवाल यहीं पर ही करोगे या अम्मा को बिठाओगे भी? देखा नहीं वे कितनी थक गई हैं? बड़ी बहू ने बीच में टोका। उसने आगे बढ़कर अम्मा का हाथ अपने हाथ में ले लिया, उसको सहारा देकर बरामदे में पड़ी चारपाई पे बिठा दिया। छोटी बहू जल्दी से पानी का गिलास लेकर आ गई। दोनों बेटे भी अम्मा के पास ही बैठ गए। पोते पोतियां भी इकट्ठी हो गए। उन्होंने अम्मा की चारपाई को घेर सा लिया। छोटी बहू ने फिर प्रश्न दोहराया, अम्मा, आप कहाँ चली गई थी? अम्मा कुछ बताना चाह ही रही थी। उन्होंने अपना मुंह खोला ही था कि अम्मा के पास बैठकर बेटे ने उन दोनों से कहा, जाओ तुम लोग जाओ, जल्दी से बच्चों को तैयार कर दो, उन्हें स्कूल के लिए पहले ही लेट हो गया है। दोनों बहुएं बच्चों को तैयार करने में लग गई। उनके जाते ही छोटे बेटे ने माँ को फिर से कुरेदा, अम्मा, आप कहाँ चली गई थी इस तरह बिना बताए? उस चंद्रो के बेटे के साथ क्या कर रही थी? अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि चंद्रो कई दिनों से बीमार है। अपनी सहेली से मिलने का बड़ा मन कर गया। मैंने सोचा कि आज उससे मिल ही आऊं। अब बुढ़ापा आ गया है बेटा, पता नहीं जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए। अम्मा ने उत्तर दिया। बच्चों को तैयार करते हुए दोनों बहुएं कान लगाकर सुन रही थीं। अरे अम्मा, चंद्रो काकी के यहाँ जाना ही था तो हम में से किसी को साथ ले जाती। खुद भी तो आप इतनी बीमार हो, कहीं गिर जाती तो गांव के लोग हमें जिंदगी भर ताना देते रहते। बड़ी बहू बच्चों को तैयार करते हुए चारपाई के पास आ गई। अरे ऐसा भी हमारे बिना क्या काम याद आ गया जो अम्मा जी आप यूं ही अकेले चली गईं। छोटी बहू ने बच्चों का टिफिन देते हुए कटाक्ष करते हुए बोल पड़ी। सब अम्मा की ओर देखने लगे। अम्मा ने सांस भरते हुए कहा,
अरे, ऐसा कोई खास काम नहीं था, बस अपनी पुरानी सहेली से मिलने का सुबह ही मन किया। वैसे भी सुबह तुम सब लोग अपने काम में, अपने बच्चों के काम में लगे रहते हो, तब लोगों को तंग करना ठीक नहीं समझा। सो मैंने सोचा कि मैं खुद ही उसके पास चली जाऊं। उसका घर कौन सा दूर है। अम्मा इससे पहले कुछ बोल पाती। अरे, अब अम्मा को आराम करने दो, बड़े बेटे ने सबके बीच में ही टोक दिया। दोनों बहुएं मुंह देखती रह गईं। हम दोनों निकल जाते हैं। मैं वहां चलकर देखता हूँ कि सारे कामगार आए या नहीं। बड़े बेटे ने कहा। छोटे बेटे ने कहा, हाँ भैया, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ आता हूँ। मैं अम्मा के लिए थोड़ा दूध ले आती हूँ। आज तो सवेरे से अम्मा ने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। बड़ी बहू उठकर रसोई की तरफ जाने लगी। अरे बेटा, कुछ नहीं चाहिए। वहां पर चंद्रों की बहू ने पहले ही जबरदस्ती दूध में रोटी मिलाकर खिला दी है। अच्छा, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ, कहकर अम्मा बुड़बुड़ाई। बेटे के सामने कैसी शरीफ बन रही है। दोपहर हो चली थी। हर समय मेरी जासूसी में लगी रहती है। मैं कहीं जाऊं, इनसे क्या। मैं इनको जीते जी फूटी कौड़ी भी ना दूं, मरने के बाद का पता ना। गहने मिलते ही है मेरी सेवा नहीं करने लगे हैं, सेवा नहीं करने वाले हैं। बहुएं घर में कामकाज में लग गईं। अम्मा की आंख लग गई। बहुएं घर का काम निपटाकर अपने कमरे में चली गई। छोटी बहू के मन में प्रश्न बार बार घुमड़ रहे थे। आज अम्मा इस तरह सुबह सुबह अकेले जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह उठकर बड़ी बहू के कमरे में चली गई, कमरे में पहुंच गई। जीजी, ओ जीजी, अम्मा आज अचानक चंद्र काकी के घर क्यों गई होगी। इसमें कोई ना कोई बात तो जरूर है। अरे, अम्मा ने बताया तो था कि काकी काफी बीमार है, उन्हें खबर मिली है, वह उन्हें देखने गई होंगी। और क्या, वे दोनों शादी के दिनों से ही सहेली हैं, उनका मन किया होगा मिलने का। बड़ी बहू ने उसे समझाते हुए कहा। पर जीजी, मुझे लग रहा है कोई और बात है जो अम्मा हमसे छुपा रही हैं। छोटी बहू का मन बड़ी बहू की बात मानने को तैयार नहीं था। अरे छोटी, तू भी ना आजकल नाटक देखकर तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। अरे नहीं जीजी, अम्मा ने हमें आज तक नहीं बताया कि उनके सारे जेवरात कहाँ छुपा कर रखे हैं। हाँ, यह तो मैं भी सोच रही थी कि अम्मा के पास गले का 51 मोहरों का हार मैंने भी पहले देखा था। हाँ, एक मोहर की एक तोले की है। अरे, उसके सारे गहने भी हमने कई साल से देखे नहीं है। जीजी, मैं तो कह रही हूँ कि अम्मा गहनों के बारे में ही बात करने गई होंगी। हो सकता है ननंद जी के बारे में बात करने गई हो। वह सारे गहने ननंद को ही दे देंगी। जब भी ननंद जी आती हैं, पता नहीं कान में मुंह लगाकर क्या गुपचुप बात करती रहती हैं। छोटी बहू अपने कमरे में आ गई, पर उसका दिमाग शांत नहीं हो पाया। अचानक सुबह सुबह अम्मा का चंद्रो काकी के यहाँ जाने की ऐसी क्या आवश्यकता आ गई। अम्मा कुछ बताने वाली ही थी कि जेठ जी ने उन्हें बीच में रोक दिया। जेठ जी व जेठानी जी अम्मा को बोलने का मौका नहीं देते हैं, मुझे इधर उधर भेज देती हैं। शायद अम्मा कुछ बताना चाह रही हो सकता है उसने चंद्रो काकी को ही बताया हो। इसमें कुछ ना कुछ राज तो जरूर है। अम्मा के दिन तो पूरे हो चुके हैं, उनके प्राण कब निकल जाए हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। मेरा पति तो सीधा है, वह तो सिर्फ अपने बड़े भैया के आगे पीछे लगा रहता है। जेठ जी और जेठानी जी तो होशियार हैं, वह तो चंद्रो काकी से सब कुछ पूछ लेंगे। हम दोनों तो हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाएंगे। जीजी ने तो पहले से ही अम्मा को मुट्ठी में कर रखा है। मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़ी बहू दोपहर की नींद लेने लगी थी। छोटी बहू को नींद नहीं आई। वह अपने कमरे से उठकर अम्मा की चारपाई के पास खड़े होकर अपने आप से बोली, मैं भी सब पता लगा कर ही रहूंगी। फिर मीठी आवाज में बनाते हुए कहा, अम्मा अभी सोई हो क्या। अम्मा नींद में थी, हड़बड़ा गई। क्या हुआ बेटा। कुछ नहीं, कहकर वह चुप हो गई। वह फिर सोचने लगी, आज अम्मा से धन दौलत के बारे में पूछने का अच्छा मौका मिल रहा है। वह अम्मा की चारपाई पर बैठ गई। वह चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी। अच्छा अम्मा जी, यह बताओ, आपको चंद्रो दादी से बहुत प्यार है। उधर अम्मा नींद में झपकी ले रही थी। बेटा,
अम्मा ने सोते सोते जवाब दिया, हाँ मैं सब बातें चंद्रो काकी को बता देती हूँ। आज अम्मा नींद में थी, उसने सिर्फ हूँ हाँ में उत्तर दिया। उसकी यह तरकीब भी काम न आई। वह अम्मा को छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गई। शाम हो चली थी, बच्चे स्कूल से लौट आए थे। बच्चों को खाना खिलाकर बहुएं बच्चों को सोने से पहले होमवर्क कराने में लग गई। अम्मा आज कुछ खाना नहीं चाह रही थी, फिर भी बड़ी बहू ने दाल का पानी बनाकर ले आई। वह अधमने मन से मना कर रही थी। उठकर उसका उठकर बैठने को मन नहीं कर रहा था। बड़ी बहू ने अम्मा को सहारा देने के लिए छोटी बहू को आवाज लगा दी। छोटी बहू ने सहारा देकर बैठा लिया। बड़ी बहू ने उसको 1-2 चम्मच खाना खिला दी। इसके बाद अम्मा सोने चली गई। बहुएं अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में चली गईं। दोनों बेटे जब घर पहुंचे काफी रात हो गई थी। उनकी अम्मा से कोई बात नहीं हुई। सुबह बड़ी बहू रोज की तरह जल्दी उठकर अम्मा के लिए चाय बनाने लग गई। चाय बनाते हुए उसके मन में आया, सासू माँ तो रोज सबसे पहले उठ जाती हैं, आज इतनी देर तक क्यों सो रही हैं? सुबह से अम्मा की कोई आवाज भी सुनाई नहीं आई। उसके मन में एक अजीब अनजानी आशंका उत्पन्न हो गई। वह चाय के भगोने को गैस पर छोड़कर सीधे अम्मा के कमरे की तरफ दौड़ी। अम्मा की चारपाई के पास पहुंचकर आवाज लगाने लगी, अम्मा अम्मा, अरे अम्मा। अम्मा की से कोई जवाब नहीं मिला। उसने चारपाई पर झुककर अम्मा का हाथ पकड़कर हिलाया डुलाया। अम्मा के हिलाने डुलाने से भी कोई असर नहीं हुआ। उसने अम्मा के माथे पर हाथ रखकर इधर उधर किया। अम्मा के माथे को हिलाने पर उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई और वह डर गई। अम्मा कहते हुए उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। बहू के चीखने की आवाज सुनकर परिवार के सभी लोग अम्मा की ओर दौड़े। सारा परिवार एकदम से अम्मा की चारपाई की चारों ओर इकट्ठा हो गया। बेटे अम्मा से लिपट कर रोने लगे। बच्चे भी सिसक सिसक कर रो रहे थे। बहुएं बच्चों को चिपटा कर उन्हें चुप कराने में लगी हुई थी। मोहरों के घर में रोने की आवाज सुनकर गांव के लोग भी पहुंच गए थे। गांव वालों ने अम्मा को चारपाई से नीचे उतारकर जमीन पर लिटा दिया। उसके घर धीरे धीरे सारे गांव की औरतें और मोहरों को देखने के लिए पहुंचने लग गई थीं। सब लोगों के इकट्ठा होने पर एक बुजुर्ग बोला, तुम दोनों भाई सभी रिश्तेदारों को खबर कर दो। एक जना जल्दी से जाकर अपनी बहन को भी ले आओ, वह भी अपनी माँ से मिल लेगी। तब तक हम लोग इनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर लेते हैं। गांव के सारे मर्द घर के बाहर आकर चबूतरे पर बैठ गए। गांव की महिलाएं घर के आंगन में मोरों को शरीर को नहलाने के लिए तैयारी में लग गई। उसको नहलाते हुए एक गांव की औरत को उसके दाएं हाथ के अंगूठे में लगी हुई नीली स्याही पर नजर पड़ी। उसने अपने साथ बैठी दूसरी औरत को कोहनी मारकर आंखों से मोरों की अंगूठे की ओर इशारा कर दिया। उसने तीसरी को और औरतों में अंगूठे पर लगी स्याही की बात आग की तरफ फैल गई। औरतें आपस में बतियाने लगी। मोहरों की मौत में तो दाल में कुछ काला है। कल तक तो यह बिल्कुल चल फिर ठीक रही थी। रात में यह कैसे हो गया? हो सकता है कल इसके अंगूठे लगवाकर इसका गला ही दबा दिया गया हो ना हो यह किसी की चाल हो सकती है। आजकल इतना कलयुग आ गया है, कोई भी कुछ कर सकता है। तुझे नहीं पता इस मोहरों पर हमारे गांव में सबसे ज्यादा चांदी सोने के आभूषण थे। वह इस गांव में सबसे ज्यादा सोने की मोहरें दहेज में लेकर आई थी। इसके गले में 51 सोने की मोहरें देखकर काकी ने इसका नाम मोहरों रख दिया था। उस दिन से आज तक इसके बुढ़ापे में भी उसका दबदबा बना रहा। अरे अब तो यह गजब ही हो गया। क्या कोई सोने चांदी के लिए अपने घर की बुढ़िया को इस तरह मारेगा? स्त्रियों की आपस में खुसर को देखकर औरतों ने उसके शरीर को नहलाना बंद कर दिया। डर के मारे कोई भी औरत उसके शरीर को छूने के लिए तैयार नहीं थी। उनमें से एक बोली, कल तो इनके घर में हल्ला मचा हुआ था कि वह कहाँ चली गई। बाद में पता चला था कि वह तो कल चंद्रो दादी के यहाँ गई थी। उसी का बेटा उसे छोड़ने आया था। सबकी शंका की सुई चंद्रो के बेटे के ऊपर घूम गई। घर के बाहर लोग अर्थी तैयार करने में लगे हुए थे। अंगूठे की बात सुनकर गांव वालों ने
अंतिम संस्कार के लिए ले जाने पर मना कर दिया। उनमें से कुछ लोग काकी को लेने चले गए थे। हवन सामग्री के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो बड़ी बहू छोटी बहू को लेकर उसके कमरे में रखी अलमारी में से पैसे निकालकर बड़ी बहू को दे दिए। उसने अलमारी से रुपया निकालकर नोट गिनने शुरू किए तो नोटों के ऊपर नीली स्याही के निशान दिखाई दिए। नोटों पर नीले निशान देखकर वह डर कर कांपने लगी। उसने अपने हाथों की ओर देखा, उन पर नीले रंग के निशान बने हुए थे। उसके तो होश उड़ गए। नीले निशान देखकर वह चक्कर खाकर गिरने को हुई तो सामने खड़ी बड़ी बहू ने उसे संभाला। उसने यह नीले रंग लगे नोट बड़ी बहू के हाथ में थमा दिए। नोटों पर नीले रंग के निशान देखकर बड़ी बहू बोली, अरे छोटी तू, वह गिड़गिड़ाते हुए बोल दी, दीदी यह स्याही के निशान का उसको कुछ नहीं पता। आप मुझ पर शक मत करो दीदी, काकी को आ जाने दो, अभी आ जाने दो, उसी से सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी बहू ने धीरे से कहा, पहले जा तू अपने हाथ धो डाल, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हाथ धोने के लिए आगे बढ़ी तो उसके सामने बेटे का बैग बड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। देखो दीदी, इस थैले पर भी स्याही लगी है, बच्चों ने शायद बैग पर स्याही गिरा दी है। बड़ी बोली, देख बात का बतंगड़ बनने में देर न लगेगी, पहले तू चुपचाप हाथ धोकर आ। वह दोनों आंगन में आ गए। चंद्रो काकी को लेकर कुछ लोग उससे मोहरों के पास ले गए। उसे देखकर काकी फूट फूट कर रोने लगी। काकी ने रोते हुए कहा, तुम लोग इसकी मिट्टी क्यों खराब कर रहे हो? यह कल ही तो मेरे पास आई थी। उसका बेटा शांत होकर मोहरों के शव को एक टकी लगाकर देख रहा था। काकी ने वहां खड़े सब लोगों को अपने पास बुलाया। हाँ, वह कल मेरे पास आई थी, उसने मुझे अपने बारे में बताया था। उसकी बात सुनकर सब लोग एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। सब लोगों के शांत होने पर उसने कहा कि मोहरो भाभी नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों में आपस में कोई गलतफहमी हो। छोटी बहू ने रोते हुए पूछा, काकी अब तो बता दो वह क्या क्या कह कर गई? तुम लोग पहले मोहरों की अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो। अजी ऐसे कैसे तैयारी कर लें? जब तक सब मालूम ना हो जाए तब तक उसे कैसे ले जा सकते हैं? चंद्रो काकी की बात पर सबको एकदम से यकीन आ गया था। उसके आते ही चंद्रो ने एक मुड़ा तोड़ा पेपर निकालकर बेटे की ओर बढ़ाया। उसमें लिखा था, मेरे मरने के बाद तीनों बच्चों के सामने यह कागज पढ़ना। कागज पर लिखा था, मेरे मरने के बाद कच्ची कोठरी में खुदाई कर देना। तीनों बच्चों के लिए मैंने उत्तर की दिशा में बराबर पोटली रखी है। अंगूठा निशानी मोहरों की नहीं है। चंद्रो बोली, मैं भी उसे ले जाने के लिए अभी तक कहाँ कह रही हूँ, परंतु इसकी तैयारी तो कर लो। शाम के बाद दाह संस्कार नहीं करते हैं। इसी तनाव के बीच उसका छोटा बेटा अपनी बहन को लेकर पहुंच गया। तब तक कोठरी के अंदर खुदाई कर दी गई थी। कोठरी के अंदर उत्तर व पूर्व वाले दोनों कोनों में बराबर करके उसने मोहरों की 3 हंडिया में दबाकर रखी गई थी। मोहरे मिल गई। मोहरे मिलते ही गांव वाले बोल पड़े, अब इसकी मिट्टी को देर करके क्यों खराब कर रहे हो? चलो जल्दी अर्थी उठाओ। मोहरो अर्थी पर शान से लेटी हुई थी। पीछे चल रहे सब लोग बोल रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य ही अटल है, राम नाम सत्य है। धन्यवाद।